हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 10.3 को सॉल्व करना था। ठीक है, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोगों ने पीछे रिवाइज कर लिया था। सभी लोग बेसिक कंसेप्ट देख लिए हैं, तो अब प्रश्नावली को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अक्ष y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है बच्चों? उनके ढाल मतलब स्लोप बताना है आपको, यम की वैल्यू बतानी है और उनके y अंतःखंड की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड, तो ढाल अंतःखंड रूप होता क्या है? आपको याद होना चाहिए कि कोई भी लाइन का समीकरण होता है, जैसे उसको हम लिखते हैं क्या, y बराबर mx प्लस सी। ये जो रूप होता है रेखा का, लाइन का, समीकरण का ये जो रूप होता है, इस रूप को हम क्या कहते हैं? ढाल अंतःखंड रूप। तो ये जो समीकरण दिया है, इसको हम लोग इस रूप में निरूपित करेंगे, मतलब इस रूप में इसको बनाएंगे। देखिए ये इस रूप में नहीं है, इधर y बचा है, इधर y है, बाकी mx प्लस सी एक तरफ है, इधर देखिए x और 7y एक तरफ है। तो इसका मतलब आपको y इधर लेके चलना है। y इधर कैसे रहेगा? पहले x को इधर भेजिए, तो देखिए 7y ऐसे रहने दीजिए, x इधर पॉजिटिव, इधर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब y के साथ आपके y के साथ वो अच्छा इधर पहले से क्या है? 0 है ही। ठीक है, 0 मतलब कांस्टेंट जो अचर है वह क्या है? 0 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए y के साथ 7 है, यहाँ पे यहाँ y अकेला है, तो 7 भी नहीं होना चाहिए। तो 7 कैसे हट सकता है? जब हम 7 से क्या करते हैं बच्चों? भाग कर दें, तो हम लिखेंगे 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? 7y/7 इज इक्वल टू -x/7 प्लस 0/7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? y इधर क्या बचेगा? इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? -1/7, इसको एक ब्रैकेट में करके x ऐसे लिख दीजिए, प्लस 0/7 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। अब देखिए क्या यह इस रूप में हो गया, तो इसे तुलना कर दीजिए। ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके हम लोग इस रूप से तुलना कर दें, तो y बराबर mx प्लस सी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए दोनों सेम हो गए, इसी रूप के हो गए, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे बच्चों, तो देखिए इधर y है, इधर y है, x, तो यम बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से यम की वैल्यू क्या आ जाएगी? यम इज इक्वल टू -1/7। ठीक, इसी यम को आप क्या कहते हैं? इसी यम को आप श्लोक कहते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं ढाल। ढाल या इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में कहते हैं श्लोक। तो ढाल तो निकल गया। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, m की वैल्यू हमने बता दी, c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? देखिए c की तुलना करते हैं, c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं करना है, बस जो भी समीकरण है उसको y बराबर mx प्लस सी में निरूपित कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। y बराबर mx प्लस सी में हो गया, तो तुलना करके आप m का मान और c का मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। सभी लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सेकेंड पार्ट है बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर से इसको हम लोग इस y बराबर mx प्लस सी में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा? देखिए, तो y को सिर्फ इधर छोड़ना है, बाकी लोग को उधर भेज दीजिए, तो 3y इधर छोड़ दीजिए। ठीक, 6x उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का, इधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा? निगेटिव, -6x हो जाएगा। 5 इधर निगेटिव है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव होगा, तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमने सभी को उधर कर दिया, लेकिन y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई अचर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 नहीं होना चाहिए यहाँ। तो 3 कैसे हटेगा? जब हम 3 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो हम लिखेंगे 3 से भाग करने पर
3 से हम भाग कर देंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 3y/3 इज इक्वल टू -6x/3 प्लस 5/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो इधर क्या बचेगा -2x प्लस 5/3। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लें, समीकरण नंबर 1 मान लें। ठीक है, क्या यह y बराबर mx प्लस सी के रूप में हो गया? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर mx प्लस सी। इस रूप में देखिए प्यारे बच्चों हो गया यह रेखा जो है, इन दोनों यह जो रेखा है समीकरण है उसको हम लोगों ने इस रूप में कर दिया। कौन सा है? इस रूप को क्या बोलते हैं? ढाल अंतःखंड रूप। अब हम 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं आसानी से। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, y की तुलना y से, ठीक, x की तुलना x से करेंगे तो यहाँ m बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, m इज इक्वल टू -2। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड हो गई। अच्छा, c की तुलना करेंगे तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3। इस तरीके से हम लोगों ने m और c की वैल्यू को क्या कर लिया प्यारे बच्चों, फाइंड कर लिया। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सारे ये सिंपल है क्वेश्चन। जब आपसे ढाल अंतःखंड रूप बोलेगा तो आप उसको y बराबर mx प्लस सी के रूप में चेंज कर दीजिए। ठीक है, चेंज करके बाद आप m और c का मान निकाल लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है बच्चों y बराबर 0। क्या है? y बराबर 0। तो y बराबर 0 है तो इसमें तो आपको क्लियर है कि m की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। लेकिन कैसे, हम इसको कैसे देख सकते हैं? तो इसको देखिए हम इस रूप में लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस सी का रूप होता है तो y बराबर 0 इंटू क्या लिख दें, x, तो 0 ही आ जाएगा, प्लस c की जगह भी क्या लिख दें, 0 रख दें तो भी 0 ही आ जाएगा, या पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, क्या देखिए y बराबर mx प्लस सी के रूप में हो गया, तो देखिए y बराबर mx प्लस सी, यहाँ समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ से हम अगर x हटेगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। m और c दोनों की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, 0। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। कौन सा यह रूप था, ढाल अंतःखंड रूप। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अंतःखंड मतलब बच्चों आपको x और y की वैल्यू बतानी है, मतलब सॉरी a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, x अंतःखंड पे a पॉइंट और y अंतःखंड पे b पॉइंट। मैंने समीकरण बताया था ये वाला, जब ऐसे समीकरण था तो ऐसे एक समीकरण कटा था, यहाँ a दूरी और ये b, तो यह x अंतःखंड और y अंतःखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अंतःखंड रूप में निरूपित करने वाले समीकरण हमें ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, अंतःखंड के रूप में निरूपित करने वाला समीकरण x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ऐसे निरूपित करना हम लोग ने सीखा था कि जब दोनों ही अंतःखंड एक ही एक्सिस पे है, जैसे x अंतःखंड y अंतःखंड, पहले a आता था एक पे b आता था। ठीक, x अंतःखंड अलग सीखे थे हम लोग, y अंतःखंड अलग सीखे थे, और एक समीकरण हम लोग सीखे थे जो x और y अंतःखंड एक ही चतुर्थांश में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो समीकरण हमें दिया हुआ है इसको हमको इस रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इस रूप में व्यक्त करने के लिए क्या तरीका है, जैसे समीकरण आपको दिया है तो आप कैसे इसको व्यक्त करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जो इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट है, मतलब x और y को तो छोड़ दीजिए, ये तो इसके साथ चर अचर दोनों हैं, सिर्फ ये क्या है, अचर वाला पार्ट है। अचर वाले पार्ट को 0 के उधर ले जाइए तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -12, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +12। ठीक है, अब देखिए
हम इस रूप में देख रहे हैं कि इधर क्या होना चाहिए, ये LHS साइड है और ये कौन सी साइड है, RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 कैसे आएगा इस समीकरण में, 1 कैसे आएगा, जब हम 12 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो लिख रहे हैं इसमें नेक्स्ट वाले, इसके बाद वाला का पार्ट है क्या, 12 से डिवाइड करने पर, 12 से डिवाइड करने पर, डिवाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, भाग। भाग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 3x/12 प्लस 2y/12 इज इक्वल टू 12/12। ठीक, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 3 4 जा, तो x अपॉन क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6 जा, y अपॉन क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या चल रहा है 1। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए ये वाला, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लें। क्या यह अंतःखंड के रूप में हो गया, तो अंतःखंड वाला रूप लिखिए, दिस इम्प्लाई x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, 2। देखिए ये वाला जो समीकरण है इसको हम लोगों ने इस रूप में व्यक्त कर लिया, ये वाला जो समीकरण है इसको हम लोगों ने इस रूप में व्यक्त कर लिया। अब इसकी अगर तुलना कर दें प्यारे बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 की आपस में तुलना कर दें, तो देखिए 1 इधर भी है 1 इधर भी है। ठीक है, ऊपर y है ऊपर y है, तो ये 6 है ये b है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, x है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, देखिए a बराबर क्या आ जाएगा 4 और b बराबर क्या आ जाएगा 6। a और b का मान निकल गया, तो हम लोग a वाले को क्या कहते हैं, x अंतःखंड, तो यहाँ से लिखेंगे x अंतःखंड। x अंतःखंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, a होती है जो किसके बराबर है 4 के। दूसरा क्या है y अंतःखंड, y अंतःखंड किसको बोलते हैं, b बराबर क्या है प्यारे बच्चों, b की वैल्यू है 6। इस तरीके से हम लोगों ने x अंतःखंड और y अंतःखंड का मान निकाल लिया है। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए कितना सिंपल था, बस जो इक्वेशन है उसको हम लोग x/a प्लस y/b के रूप में व्यक्त किए, उसके बाद हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लिए। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या है, 4x - 3y = 6। ठीक है, अंतःखंड रूप क्या था, x/a प्लस y/b = 1। देखिए जब इस रूप में आपको व्यक्त करना है तो आपका टारगेट क्या है बच्चों, ये LHS साइड है और ये क्या है RHS साइड। इसमें आपको x और y से मतलब ही नहीं है, इसमें आपको मतलब है किससे, सिर्फ इधर क्या बनना चाहिए 1। आपका टारगेट है इधर 1 बनना चाहिए, इधर कुछ भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो भी संख्या यहाँ पे होगी उसी संख्या से हम डिवाइड मार देंगे पूरे में, पूरे ही समीकरण में हम जो भी संख्या, मान लो यहाँ 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से, 10 है तो 10 से, 100 है तो 100 से, 200 है तो 200 से, 1000 है तो 1000 से। मतलब मेरा टारगेट क्या है, इस साइड RHS साइड 1 बनाना। तो 1 कैसे बनेगा इसमें, जब हम इस पूरे समीकरण को किसे डिवाइड कर दें 6 से, तो हम लिखते हैं क्या है बच्चों कि समीकरण को 6 से भाग करने पर, समीकरण को 6 से भाग करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 4x/6 - 3y/6 = 6/6। ठीक है, देखिए ये कटेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ 2x/3 - y/2 = 1। क्या यह इस रूप का हो चुका है, देखिए क्या यह जो समीकरण है इस रूप का हो गया है, नहीं अभी नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर y बच रहा है, इधर भी x बचना चाहिए, x के साथ 2 है, 2 नहीं होना चाहिए, तो ये 2 हटेगा कैसे। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इस चीज़ को लिखने का क्या तरीका है, x/, ये तो 3 है ही,
ये जो 2 है इसके नीचे लिख दें ऐसे, इसके नीचे 1 होता है तभी ना 1 वाला ऊपर और ये वाला यहाँ जाता है। बात समझ रहे हैं? ये 3/2 है, x के नीचे 1 लिखेंगे तो लास्ट वाला ऊपर और ये वाला ऐसे, मतलब इसको लिखने का क्या तरीका देखिए, x अपॉन में 3/2 है तो ये तो फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे 1 लिख ही सकते हैं, तो ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, तो वही तरीके से ये लिखा गया, तो इसको लिखा ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे x के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2, 3, 4 जो भी रहेगा उसको नीचे लेते हैं, ये माइनस, ये तो है ही ठीक, y/2 = 1। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें? 1 मान लें। इस समीकरण को हम क्या मान लें प्यारे बच्चों? 1 मान लें। अब इस गिवन समीकरण की तुलना हम क्या कर दें? किससे? जो अंतःखंड रूप वाला है। क्या है अंतःखंड रूप वाला समीकरण? x/a + y/b = 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें? 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? देखिए तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? देखिए b की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब यहाँ माइनस है, फार्मूले में तो प्लस है, तो यह माइनस कैसे हट सकता है? जब यहाँ पे हम क्या लगा दें प्लस और यहाँ पे ले लें माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो ही जाता है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यह जरूर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो प्लस कैसे? जब इधर 2 ले लेंगे, सॉरी इधर माइनस ले लेंगे, ठीक है। यह नहीं कि यहाँ माइनस है तो आप लिख दिए सही है, मतलब यहाँ आप b = 2 लिख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि फार्मूला देखिए x/a + y/b = क्या है? 1 है, तो ये b की वैल्यू हो गई। अब हम आसानी से लिख सकते हैं x अंतःखंड, x अंतःखंड किसको बोलते हैं बच्चों? x अंतःखंड a को बोलते हैं। a बराबर कितना आ गया? 3/2। दूसरा क्या है? y अंतःखंड, y अंतःखंड किसको बोलते हैं? b को, तो b बराबर क्या आ गया? -2। इस तरीके से हम लोगों ने x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब देखिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 3y + 2 = 0। 3y + 2 = 0। इसमें तो x है ही नहीं, ठीक है, इसमें x तो है ही नहीं, देखिए y ही दिया है। इसका मतलब कि यह जो रेखा है किससे जा रही है? ये रेखा किसके समांतर है बच्चों? y अक्ष पे काटते हुए जाएगी, x पे तो काटेगी ही नहीं। इसका मतलब तो यही ना हुआ, y बराबर y की वैल्यू है यहाँ पे, तो इसका मतलब यह x को तो काटेगी ही नहीं, x पे कोई बिंदु नहीं होगा। ठीक है, यह नहीं कि 0 लिख दें, कुछ नहीं है तो 0 लिख दें, तो 0 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 तो मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु पे 0 होता है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें हम लिख दें x = 0, तो ये गलत होगा, क्योंकि वह मूल बिंदु पे भी नहीं काट रहे, वह x अक्ष पे टच ही नहीं कर रही। इस समीकरण का यही मतलब है। तो अब इसको हम लोग इस रूप में कैसे कर सकते हैं? तो देखिए कांस्टेंट है, इसको इधर ले आइए, तो 3y = क्या आ जाएगा? -2। अब इधर आपका टारगेट क्या है बच्चों? 1 बनना। इधर आपका टारगेट क्या है? 1 बनना। तो किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर -1 बनेगा, 1 नहीं बनेगा, क्योंकि इधर 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो +1 कैसे बनेगा? जब यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर दें? -2 से भाग देने पर, -2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा बच्चों? 3y / -2 = -2/-2। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 3 को इसके नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? y / -2/3 ऐसे लिख लीजिए, = इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये y के रूप में हो गया। तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो यहाँ x अंतःखंड होगा ही नहीं। तब इसकी तुलना अगर हम लोग समीकरण से करें, x/a + y/b = 1। अगर इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो,
तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना आप करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें तो x वाला पार्ट है ही नहीं, ये वाला हिस्सा यहाँ है ही नहीं, तब यह नहीं लिख देंगे कि यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ x बराबर 0 लिख दें, a बराबर 0 लिख दें, ऐसा कुछ भी नहीं। आप यहाँ लिखेंगे सीधे क्या, x अंतःखंड नहीं है, x अंतःखंड नहीं है, क्लियर, ये लिख देंगे एक लाइन। x बराबर 0 मत लिखना, क्या लिख देना सीधे, x अंतःखंड है ही नहीं, ठीक। तो y की वैल्यू तो है ही, तो y अंतःखंड क्या आ जाएगा, y अंतःखंड क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y अंतःखंड b बराबर क्या आ जाएगा, -2/3, -2/3। y अंतःखंड को किससे दिखा रहे हैं, b से, -2/3। इस तरीके से हम लोगों ने इसके थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। सभी लोग बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके यूपी बोर्ड सिलेबस में नहीं है, मतलब लंब रूप आपके सिलेबस से कट चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो लंब रूप वाला क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से क्या हो गया प्यारे बच्चों, कट चुका है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बोर्ड में तो है ही, ठीक है, बाकी बोर्ड्स में वो है क्वेश्चन, मैं उसको बाद में कभी लंब रूप वाला समझा दूंगा, वैसे वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। तब अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस से कट गया है। आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस से बच्चों यूपी बोर्ड के सिलेबस से कट गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लंब रूप वाला टॉपिक नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके न्यू एनसीईआरटी में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका नाम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब न्यू एनसीईआरटी से 3 क्या है, बिंदु -1,1 की रेखा 12 ब्रैकेट में x + 6 = 5 ब्रैकेट में y - 2 से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, आपको एक बिंदु दिया है और एक समीकरण दिया है, रेखा दिया है, आपको दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हमको क्या देता था, बिंदु देता था और स्लोप देता था, तो हम समीकरण ज्ञात करते थे, याद है। पहले क्वेश्चन में प्रश्नावली 10.2 में हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको बिंदु दिया रहता था और आपको स्लोप दिया रहता था, आप समीकरण ज्ञात करते थे, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि इसमें आपको समीकरण दिया है, अब बिंदु दिया है, और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि इस बिंदु से इस समीकरण की दूरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम इस समीकरण को अरेंज करेंगे, यह समीकरण सही से दिया नहीं है, इस समीकरण को आप ठीक से बना लीजिए। तो समीकरण क्या है पहले लिख लीजिए, 12 ब्रैकेट में x + 6 = 5 ब्रैकेट में y - 2। इस समीकरण को अरेंज कर लिए बच्चों तो क्या आ जाएगा, 12x प्लस, ठीक है, 12x + 12 = 6 72 = 5y - 5 2 = 10, ठीक है। अब सभी लोग को एक तरफ ले लीजिए, दिस इम्प्लाई 12x 5y इधर आके क्या आ जाएगा, -5y प्लस 72 है ही, ये 10 इधर आके क्या आ जाएगा, +10 = 0। तो क्या समीकरण बन गया बच्चों, 12x - 5y प्लस 72 + 10 82 = 0। ये आपका समीकरण हो गया। इस समीकरण को नोट कर लीजिए सभी लोग, इस समीकरण को सभी लोग प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमें पॉइंट क्या दिया था,
-1, ठीक है, पॉइंट -1, इससे हमें एक दूरी निकालनी है। एक समीकरण नीचे दिया है 12x - 5y + 82 = 0। मतलब एक समीकरण दिया है, उस बिंदु से हमें इसकी दूरी निकालना। मान लीजिए पॉइंट P है, या पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। हमें इस समीकरण की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो मैं इस फिगर को अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ प्यारे बच्चों, यहीं पे। जैसे पॉइंट क्या दिया था आपको, पॉइंट है -1, इससे एक समीकरण नीचे दिया हुआ है 12x - 5y + 82 = 0, ठीक। इस समीकरण से इस पॉइंट की हमें दूरी, इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, ठीक है। ये क्या है P और ये क्या है Q। तो हमें PQ की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए PQ की दूरी ज्ञात करें तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। कभी भी किसी पॉइंट की दूरी किसी समीकरण से निकालना है तो उस केस में ये जो दूरी होती है, दूरी मतलब PA, ठीक है, PA की दूरी, लंबवत दूरी, PA की दूरी का सूत्र क्या होता है, मॉड AX1 + BY1 + C अपॉन √A² + B², ठीक है। यह दूरी सूत्र है प्यारे बच्चों। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या चीज़ है, PA की दूरी AX1 + BY1 + C, ठीक है, √A² + B²। अच्छा, ये A क्या है, A, अब ये आपको व्यापक रूप दिया है तो इसमें ABC की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। A इसमें क्या है 12 है, B क्या है 5 है, ठीक, और C यहाँ पे तो पता है आपको C क्या होगा 82 होगा। मतलब ये जो समीकरण है इसके व्यापक रूप से इसकी तुलना कर देंगे तो ABC की वैल्यू निकल जाएगी। ये x1 y1 क्या है, x1 y1 ये पॉइंट ही होता है बच्चों। ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट क्या है y1 है, ठीक। तो जहाँ x1 y1 वहाँ पॉइंट रख दीजिए, ABC की जगह हम ये समीकरण में देखिए इसको अगर तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से तो क्या होता है AX + BY + C = 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण है ना। और कितने चर वाले हैं, दो चर वाले। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की तुलना करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 12, B की वैल्यू कितनी आ गई -5 और C की वैल्यू कितनी आ गई 82। C की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 82। तो ABC भी पता चल गया और पॉइंट x1 y1 भी पता चल गया, तो इसमें सीधे रख दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, PA की दूरी, ठीक है, PA की दूरी फार्मूला लगा दीजिए √AX1 + BY1 + C अपॉन √A² + B², ठीक है, अंडर मॉड A की जगह क्या रख दीजिए बच्चों 12, तो 12 रख दीजिए। 12 इंटू x1 की वैल्यू क्या है -1 है, देखिए x1 की वैल्यू -1 है, प्लस B की वैल्यू क्या है -5, तो -5 रख दीजिए, इंटू y1 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 1, ठीक है, प्लस C कांस्टेंट है, C की वैल्यू कितनी है 82, देखिए 82 ब्रैकेट बंद, मॉड √A² मतलब 12 का स्क्वायर प्लस B² मतलब -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, A² + B², दिस इम्प्लाई। अब इसको सॉल्व करिए तो 12 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस -5 फिर प्लस 82 अपॉन √A² + B²। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, दिस इम्प्लाई। ये देखिए कितना आएगा, इसको जोड़ ऐड करिए तो -5 और -12 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -17, ठीक है, प्लस 82 अपॉन में क्या चल रहा है √144 में 25 करेंगे तो 5 4 कितना आ जाएगा बच्चों 9 4 2 6 1, ठीक है, 169। अब देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मॉड है या बाहर क्या है मॉड चल रहा है। मॉड मतलब क्या होता है, या पॉजिटिव वैल्यू को क्या करता है पॉजिटिव भी रहने देता है, निगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है पॉजिटिव बना देता है। दिस इम्प्लाई यहाँ पे इसको ऐड करिए तो 82 में से अगर 17 को माइनस करें कितना आएगा 65 अपॉन में
√169, ठीक है। 169 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? 13 होता है, 13 का यह वर्ग ही तो है 13, ठीक है। अब इसको आप बाहर निकालेंगे तो 65/13, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 65/13। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 13 5 जा कितना जाएगा? 5 इकाई। 5 इकाई इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस, दूरी हो जाएगी प्यारे बच्चों। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, दूरी वाला। बाकी क्वेश्चन अलग टाइप के थे, इसमें आपको पॉइंट देता था, ठीक है, इक्वेशन देता था, तो आप पॉइंट देता था और स्लोप देता था, आप समीकरण ज्ञात करते थे। अब इसमें आपको समीकरण नहीं ज्ञात करना, समीकरण और पॉइंट दोनों दिया, आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो उसको हम लोग इस तरीके से, तो यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा इतना है से दूरियां कितनी है? 4 इकाई। मतलब x अक्ष पर बिंदु को ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों? ये जो रेखा होता है इसका समीकरण किस रूप से हम लोग लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ a बिंदु है, यहाँ b बिंदु है, तो हमें a बिंदु को फाइंड करना है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? अगर रेखा x अक्ष पे तो इसको क्या लिखते हैं? a,0 यही लिखते हैं, a,0 ही नहीं लिखते हैं। अगर अक्ष पे रेखाएं रहती हैं, जैसे अगर y अक्ष पे रहती तो क्या लिखते? 0,b लिखते, और x पे a,0 लिखेंगे। मतलब हमें पॉइंट a,0 यह पता है, और हमें क्या पता है? समीकरण पता है, ठीक, और दूरी पता है, 3 चीज़ हमें पता है, तो हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। कहने का क्या मतलब है? देखिए, पहले इसको हम लोग समीकरण के रूप में बदल लें, ये जो अंतःखंड रूप दिया है इसको हम कैसे समीकरण के रूप में बदल लें। x अक्ष पे जो बिंदु होती है, x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पे जो बिंदु तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a,0। जब x अक्ष पे होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? a,0। अक्ष पे होती है, x अक्ष पे है तो y0, y अक्ष पे है तो x0, ये बिंदु हो गई। समीकरण हमें क्या दिया है? पहले x/3 प्लस y/4 = 1, ये क्या चीज़ है बच्चों? ज्ञात है, ये हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग समीकरण ज्ञात कर लें। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, लॉसा ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 3 4 जा 4x प्लस 4 3 जा 3y = 12। दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा 4x प्लस 3y = 12। इसको 12 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3y माइनस 12 = 0, ठीक है। हमें रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया प्यारे बच्चों, रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। तो जैसे अभी हम लोग कंसेप्ट वो दूरी वाला लगाए थे, मान लीजिए यह रेखा है 4x प्लस 3y माइनस 12 = 0, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट हमें दिया a,0, a की वैल्यू हमें बतानी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 इकाई है, ये दूरी है। तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, दूरी सूत्र लगा देंगे तो a की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो समीकरण है, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c = 0। इसको इक्वेशन 2 मान लो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है यह, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना कर दें, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो हमको a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्या लिख दें? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगी? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इकाई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इकाई, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12, ठीक है। अब हम दूरी सूत्र लगा दें। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र है मतलब इस पॉइंट का कुछ नाम लिख दिए p और इसका नाम लिख दीजिए s, तो ps की दूरी, ps की दूरी, कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो ps की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², ठीक है। इसकी जो दूरी है वह हमें ज्ञात है, पहले से कितना दिया है? 4 दिया है, क्वेश्चन में हमें दूरी ज्ञात है, तो बराबर 4 कर दें, = दिस इम्प्लाई a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 है, तो 4 इंटू x1 की वैल्यू, x1 मतलब यह पॉइंट ही है, ये जो पॉइंट है ये पहला वाला क्या है? x1, ये क्या है? y1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या है? a,
x1 की जगह a रख दीजिए प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 0। ये x1 y1 की वैल्यू वही होती है जो पॉइंट आपको दिया होता है, गिवन पॉइंट दिया होता है, ठीक है। प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों -12, तो -12 में यहाँ रख दीजिए -12 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मतलब 3 का स्क्वायर, यह किसके बराबर रहेगा 4 के बराबर रहेगा। दिस इम्प्लाई ये कितना आ जाएगा 4a प्लस ये 0 हो जाएगा -12 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। दिस इम्प्लाई तो ये हो जाएगा 4a -12 अपॉन अंडर रूट 25, 16 9 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम मॉड को हटा देते हैं, मॉड को हटाएंगे तो दोनों साइन हो सकती है, क्योंकि मॉड में पता ही है कि मॉड में प्लस वाली वैल्यू भी प्लस रहती है और निगेटिव वैल्यू भी क्या होती है प्लस हो जाती है। तो अब यहाँ से मॉड को हम हटाते हैं तो 4a -12 इसको क्या लिख देंगे 4a -12 अपॉन अंडर रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिख दें 4। ये प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मॉड में से निकाल रहे हैं। अब मॉड में से कोई भी वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में रहती है। तो 4a -12 अपॉन 25 रूट से निकलेगा तो क्या आएगा 5 इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 4a -12 इक्वल टू प्लस माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। इसका मतलब एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल सकती है। तो फर्स्ट वैल्यू में हम क्या ले रहे हैं पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a -12 इक्वल टू प्लस का 20 ले रहे हैं। तो दिस इम्प्लाई 4a -12 उधर चला जाएगा तो 20 तो पॉजिटिव है और 12 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a इक्वल टू 20 और 10 30 32। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 अपॉन 4, कितना आ जाएगा a इक्वल टू 8। a का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक बार निगेटिव साइन लेंगे, सेकेंड वैल्यू क्या लेंगे बच्चों निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा 4a -12 इक्वल टू -20। दिस इम्प्लाई अब देखिए 4a इक्वल टू -20, तो पहले से ये 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। तो 4a इक्वल टू 12 में से 20 गया, कितना बचेगा माइनस का 8। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट हो गए, a इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो a की देखिए दो वैल्यू आ गई, क्या क्या एक बार 8 इक्वल टू a इक्वल टू 8 आया है और एक बार a इक्वल टू क्या गया है -2। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट स्टेप क्या करेंगे, मतलब हमें a का दो वैल्यू मिल रहा है, तो कितने दो बिंदु हमें ज्ञात हो रहे हैं, कितने पॉइंट ज्ञात हो रहे हैं 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब दो बिंदु। वह दो बिंदु कौन कौन से हैं अगर हम लिखना चाहें तो हमारा समीकरण a, 0 ही रहता है x अक्ष वाला। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, पहला पॉइंट हो जाएगा 8, 0, ठीक है। पहला पॉइंट हमें 8, 0 मिल गया, दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा -2, 0। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कर लिया, दो बिंदु आपको मिले। तो यह क्वेश्चन देखिए 4 स्टेप में टोटल चले हैं, कितने स्टेप 4 स्टेप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड, ये इधर तक पूरा थर्ड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे था थर्ड, उसके बाद ये इधर, उसके बाद यहाँ से 5। इस स्टेप को मैं थोड़ा सा अच्छे से और कर देता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि इसको रब कर देते हैं, फिर से इसको इस लाइन को हम लोग फिर से लिख देते हैं ताकि ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो किसी को। स्टेप 4 यहाँ से है। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू एक बार पॉजिटिव आ गई, ठीक। अब a की वैल्यू एक बार क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, मतलब सेकेंड जो केस है उसमें जो वैल्यू ले रहे हैं वो क्या लेंगे बच्चों निगेटिव लेंगे। दिस इम्प्लाई तो देखिए समीकरण क्या था 4a -12 इक्वल टू प्लस माइनस 20 था, तो हम एक बार प्लस लिए हैं, अब इस बार क्या लेंगे -20।
ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं थोड़ा तो और क्लियर समझ में आएगा। 4a माइनस 12 इज इक्वल टू -20, ठीक है। दिस इम्प्लाई 4a इज इक्वल टू -20, ये -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू -8, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8/4, कैंसिल आउट करने के a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, a की वैल्यू क्या आ गया -2, तो हमको कितने पॉइंट मिल रहे हैं बच्चों, 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु। 2 बिंदु हमें एक्स अक्ष पे यहाँ लिख देंगे एक्स अक्ष पर, ठीक है। कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 2 बिंदु। वह पॉइंट कौन कौन से हैं, तो पहला पॉइंट है क्या, पॉइंट को हम लोग किस रूप में लिख रहे हैं, a,0, एक्स अक्ष है तो a,0, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है a की वैल्यू 8,0, पहला पॉइंट यह मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू -2,0। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों पॉइंट को ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सभी लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियरफुल, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, ओके। सब लोग इसको नोट करिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक सभी लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा, ओके बच्चों। थैंक यू सो मच।